गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? यस मैम। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्वांटम मेरिट पढ़ रहे थे, सूट अपॉन क्वांटम मेरिट, राइट। इसमें हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था। क्वांटम मेरिट मतलब कि जितना काम किया गया है उतने का पैसा उन्हें दिया जाएगा। यस मैम। ओके, चलिए तो ये एग्जाम्पल सबको समझ में आ गया था? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? फिर से एक्सप्लेन करना है? मैम एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। इन दिस केस ए who were publishers engaged B who was an author to write an article for their magazine। ठीक है, तो A क्या है? A was a publishing unit और B इज अ राइटर। ठीक है, तो A ने B को अपॉइंट किया कि उनके मैगजीन के लिए एक आर्टिकल लिखे। अब जब उसको ये बोला गया कि आप आर्टिकल लिखो तो उसने तैयारी शुरू कर दी। उसने कई सारे आर्टिकल लिख भी लिए और कई सारे उसमें जो फिगर्स या पिक्चर्स या इलस्ट्रेशंस जो भी उसे ऐड करने थे वो सब उसने प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, एज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बी प्रिपेयर्ड द मैन्यूस्क्रिप्ट एंड अ लार्ज नंबर ऑफ ड्राइंग्स। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब कि जो उसका रफ कॉपी होती है ऑफ द मेन आर्टिकल। After a considerable amount of work was done, A decided to discontinue with the publication. B claimed remuneration for the work completed by him। ठीक है, तो A ने क्या किया, जब काफ़ी सारा काम B ने कंप्लीट कर लिया तो अचानक से A ने उसे इन्फॉर्म किया कि मैं अब आपका आर्टिकल पब्लिश नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, या मैं वो मैगजीन बंद कर रहा हूँ। अब वो ये मैगजीन बंद कर रहे हैं, ए मैगजीन बंद कर रहे हैं या डिसकंटिन्यू कर रहे हैं उनका आर्टिकल, इसमें बी की तो कोई गलती है नहीं, राइट। और बी ने उनके बोलने पर बहुत सारा काम भी कर लिया उस आर्टिकल से रिलेटेड। तो जब काम किया है तो उन्हें पेमेंट मिलनी चाहिए, राइट। तो बी ने क्लेम किया, बी क्लेम्ड रेम्यूनरेशन फॉर द वर्क कंप्लीटेड बाय हिम। ठीक है, तो उन्होंने कोर्ट में सूट फॉर क्वांटम मेरिट फाइल किया कि मैंने जितना काम कर लिया है मुझे एटलीस्ट उसका पैसा मिलना चाहिए। द कोर्ट डिसाइडेड इन हिज फेवर फॉर कॉम्पनसेशन अंडर क्वांटम मेरिट। ठीक है, तो कोर्ट ने उनको पैसा दिलवा दिया या उनका कॉम्पनसेशन अप्रूव करवाया। ठीक है, तो जितना, अब ये चीज हर जगह अप्लाई होंगी। अगर मान लो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है दो पार्टीज के बीच में, जिनमें से एक पार्टी काफी सारा काम अगर कर ले और दूसरी पार्टी ऑल ऑफ अ सडन मना कर दे कि अब मुझे वो काम नहीं करवाना है, तो जब जो पहली पार्टी ने काम किया है, जितना भी काम हुआ है उतना का पैसा दूसरी पार्टी को देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज 5 डिफरेंट केसेस में फॉलो हो सकती है। ठीक है, अब वो क्या क्या केसेस हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, 5 अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं। सबसे पहली, वेयर देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हमने अभी देखा। ठीक है, अब हर एक सिचुएशन के साथ मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिखा है सो दैट इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड। सबसे पहली सिचुएशन, वेयर देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्स कॉन्ट्रैक्ट विथ वाई टू बिल्ड अ हाउस विथ 7 रूम्स ऑन अ कमीशन ऑफ 7,000। ठीक है, एक्स ने वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि उसके लिए घर बना के देगा जिसमें 7 कमरे होंगे। ठीक है, और उस 7 कमरे के घर के लिए उसे 7,000 रुपए दिए जाएंगे। ही completes 3 rooms, then y refuses construction। ठीक है, x ने 3 रूम बना लिए, ठीक है, कंप्लीट कर लिए पूरी तरह, और उसके बाद y ने
बोल दिया कि अब मुझे आगे कंस्ट्रक्शन नहीं करवाना है, ठीक है। जिसने काम किया है उस पार्टी ने नहीं मना किया है, उसकी ऑपोजिट वाली पार्टी ने मना किया है, ठीक है ना, जो कंस्ट्रक्शन करवा रही थी। हियर एक्स इज एंटाइटल्ड टू 3000 कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मेरिट, ठीक है। तो क्योंकि उसने 7 में से 3 कमरे कंप्लीट कर लिए थे, तो उसे 3000 रुपये मिलेंगे एज कमीशन, ठीक है। गर्ल्स जिसने भी अपना नाम नहीं लिखा है, चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिए फॉर अटेंडेंस, जस्ट योर नेम, और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है उसके अलावा, मतलब प्रेजेंट या गुड मॉर्निंग या जो भी है वो इसके साथ मत लिखना, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू सेपरेट द नेम्स फ्रॉम द मैसेजेस, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड सिचुएशन में। When an agreement is discovered to be void, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन जहाँ पे क्वांटम मेरिट अराइज हो सकता है वो तो ब्रीच की सिचुएशन थी। सेकेंड है जब कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए। अब वॉइड का क्या मतलब होता है? वॉइड का मतलब होता है दैट इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। मतलब उसके अगेंस्ट लीगल अथॉरिटी नहीं रह जाती उस कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक्स इज एम्प्लॉयड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर बाय अ कंपनी अंडर अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो एक्स को अपॉइंट किया गया एज एमडी फॉर अ कंपनी, ठीक है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया। आफ्टर 3 months it is found that the contract is void because the director who appointed him were not competent to appoint X as the managing director of the company, ठीक है। तो पहले तो उसको अपॉइंट किया गया, एक्स को एज मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया ऑफ अ कंपनी, उसके साथ बकायदा पूरा कॉन्ट्रैक्ट किया गया, ठीक है। बट 3 महीने काम करने के बाद उसे ये पता चला कि जो कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ किया गया था एम्प्लॉयमेंट का, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्टर ने, उस कंपनी के जिस डायरेक्टर ने उसे अपॉइंट किया था एज मैनेजिंग डायरेक्टर, वो डायरेक्टर के अथॉरिटी में नहीं था। कहाँ रखी थी? नहीं रखी थी। उस डायरेक्टर की अथॉरिटी में नहीं था कि वो उस कंपनी के लिए एमडी अपॉइंट कर पाए। समझ में आई इतनी बात सबको कि वॉइड क्यों डिक्लेयर हुआ? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो गया, पर उस एक्स ने 3 महीने काम भी किया है उस कंपनी में। हियर X is entitled to remuneration for 3 months of service rendered by him on the basis of quantum merit, ठीक है। तो चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर हो गया, फिर भी 3 महीने जो उसने काम किया है उसके लिए उसको पैसा दिया जाएगा अंडर क्वांटम मेरिट, ठीक है। नेक्स्ट, वो थर्ड कंडीशन पे आते हैं। When something has been done non-gratuitously and has been done with the intention of getting payment, ठीक है, सिर्फ पैसे लेने के लिए या पैसे अर्न करने के लिए ही वो सिचुएशन, वो पर्टिकुलर एक्शन लिया गया हो। वो मेरा भी सेम ही है पढ़ाई। अब एग्जाम्पल देखते हैं। इसकी आवाज कम कर, वही पहले की बता कि इसमें अब मैं आप लोगों को लास्ट टाइम बोल रही हूँ कि अगर मैंने किसी को भी, मेरे को म्यूट करना पड़ा, ठीक है, अगर आप में से किसी का भी माइक अननेसेसरी अनम्यूट रहा तो मैं उसे क्लास से रिमूव कर दूंगी, ठीक है। दिस इज द लास्ट टाइम आई एम मेंशनिंग दिस इन द क्लास। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। P is the name of a boy. P, a poor boy, cleans
द कार ऑफ के, ठीक है। पी ने क्या किया, के की कार को साफ किया। टू विच एक्ट के डज नॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पी जब साफ कर रहा था तो के ने उसे मना नहीं किया कार साफ करने से। मैम स्लाइड शो नहीं हो रही है। स्लाइड शो नहीं हो रही है? मैम हो रही है। रुको फिर से शेयर करती हूँ, हो जाएगी। अभी हुई? अब हुई? चलो यस मैम। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो के ने साफ करने से उसे मना नहीं किया कि कर रहा है तो करो, ठीक है। हियर पी इज एंटाइटल्ड फॉर रीजनेबल पेमेंट फॉर हिज सर्विस, ठीक है। तो पी ने जो साफ किया उसकी कार को, उसके लिए के ने उसे मना नहीं किया। दैट मीन्स, और के की नॉलेज में था कि वो कार साफ कर रहा है, तो उस काम के लिए ही इज एंटाइटल्ड टू बी पेड, ठीक है। इसके बाद एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसमें, ठीक है। छोटी सी चीज है तो इसमें बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं है कोई एग्जाम्पल का, ठीक है ना। अगर कोई इंसान पैसे कमाने की पर्पस से कोई काम कर रहा है और सामने वाला उसे वो चीज मना ना करे करने से, तो दैट मीन्स के द पर्सन हु इज वर्किंग इज एंटाइटल्ड टू पेमेंट। जिसने काम किया है उसको उतने का पैसा मिलना वैलिड है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। जे, अ ट्रेडर सेंड्स 10 पैकेट्स ऑफ अ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड चाट मसाला टू सी, ठीक है। जे जो एक ट्रेडर है, ठीक है, एक शॉपकीपर है मान लेते हैं, उसके पास एक नया चाट मसाला आया नई कंपनी का, ठीक है। तो उसने 10 पैकेट सैंपल के तौर पर सी को भेजे, ठीक है। ऑन दिस वन ऑफ हिज रेगुलर कस्टमर्स, ठीक है। तो सी क्या है, सी जे का रेगुलर कस्टमर था। सी रिसीव्स ओनली 6 पैकेट्स एंड रिटर्न्स 4, ठीक है। उसको 10 पैकेट मिले पर उसमें से उसने क्या किया, 6 पैकेट रख लिए और 4 वापस भेज दिए जे को, ठीक है। हियर जे इज एंटाइटल्ड टू पेमेंट फॉर 6 पैकेट्स ऑन क्वांटम मेरिट बेसिस, ठीक है। तो इस सिचुएशन में चाहे उसने 10 पैकेट भेजे होंगे पर क्योंकि 4 पैकेट रिटर्न कर दिए गए हैं तो सिर्फ 6 पैकेट का पैसा वो क्लेम कर सकता है। अंडरस्टूड दिस पॉइंट एवरीबॉडी? यस मैम। यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ सिचुएशन क्या है, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल एंड द डिफॉल्टिंग पार्टी परफॉर्म्स अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। डिविजिबल मतलब ऐसा काम जिसको टुकड़ों में तोड़ा जा सकता हो, ठीक है। डिविजिबल मतलब जो डिवाइड किया जा सकता हो। X, a contractor, contracted to deliver 100 bags of cotton to Y before 1st of December, ठीक है। तो X ने Y के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि उसको 100 बैग कॉटन भेजेगा, बट he delivers only 60 bags before the date and none after, ठीक है। तो 1 दिसंबर तक उसको 100 बैग्स भेजने थे पर एक्स ने क्या किया, 100 बैग नहीं भेजे 1 दिसंबर तक और ना ही उसके बाद, उसने सिर्फ 60 बैग्स भेजे उसके पहले, ठीक है। वाई रिटेन द बैग्स, हियर एक्स इज एंटाइटल्ड टू रिसीव प्राइस ऑफ 60 बैग्स as they have been accepted by Y, ठीक है। तो 60 बैग्स Y ने रख लिए, उसका पैसा X को क्लेम करने का पूरा हक है, ठीक है। Even though X is guilty for non-performance of the contract, but the contract is divisible, ठीक है। तो क्योंकि ये इस कॉन्ट्रैक्ट को टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, मतलब 100 बैग्स ऑफ कॉटन में से कुछ बैग्स डिलीवर किए जा सकते हैं और कुछ रोके जा सकते हैं,
इस वजह से एक्स को 60 बैग्स का भी पैसा मिलेगा, ठीक है, चाहे उसने कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह परफॉर्म ना भी किया हो तब भी। अंडरस्टूड? गर्ल्स आपको समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। यस चलो, मैम। ठीक है। अब लास्ट सिचुएशन देख लेते हैं, फिफ्थ वाली। अब ये सिचुएशन क्या है, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट इनडिविजिबल है, मतलब जिसको टुकड़ों में तोड़ा नहीं जा सकता, या तो काम पूरा होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। When an indivisible contract is completely performed but badly or defectively, ठीक है। तो लास्ट सिचुएशन क्या है, इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि ऐसा काम जिसको आधा कंप्लीट नहीं किया जा सकता, उसे कंप्लीट तो पूरा किया गया, बट जो उसके काम की क्वालिटी थी वो या तो बुरी थी या फिर डिफेक्टिव थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, D agrees to decorate K's bungalow for a lump sum of 5,000, ठीक है, payable on completion in accordance with certain laid down requirements. D ने K के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपके घर को डेकोरेट करूंगा, ठीक है, जिसके अगेंस्ट आप मुझे 5,000 रुपीज देंगे। और ये डेकोरेशन कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से किया जाएगा, मतलब कुछ क्लॉजेस डिस्कस हुए उन दोनों के बीच में कि किस तरह का डेकोरेशन होगा, क्या फैब्रिक यूज़ होगा, क्या आइटम्स यूज़ होंगे, वो सब चीज़ें डिसाइड की गई, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग उसको डेकोरेट करना था बंगलो। नाउ D completes the work but K complains of the faulty workmanship which can be rectified for 400, ठीक है। अब D ने काम तो कंप्लीट कर लिया, उसने घर तो डेकोरेट कर दिया, पर K ने ये चीज बोली कि जो जिस तरह से उसने डेकोरेट किया है वो पूरी तरह 100% फुल क्वालिटी नहीं है, उसमें उसे 400 रुपये और खर्च करके जो गड़बड़ डी ने करी है उसको ठीक करवाना पड़ेगा, ठीक है, रेक्टिफाई करवाना पड़ेगा कुछ चीज को, ठीक है। अब ये 400 रुपये जो हैं ये कहाँ से आएंगे, ये आएंगे डी के रेम्यूनरेशन से। डी को बोला गया था कि आप डेकोरेट करेंगे तो आपको 5,000 रुपये मिलेगा, ठीक है, बट उस 5,000 में से 400 रुपीज कट कर लिया गया। क्यों? क्योंकि उसने काम पूरी तरह से अच्छी क्वालिटी का नहीं किया था, और जिसके लिए उसने काम किया था उसको और 400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, तो वो 400 वो उसी की सैलरी में से काटेगा। अंडरस्टूड? यस और नो? यस मैम। थोड़ा थोड़ा हाँ नहीं बोला करो, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए ना कि सुन भी रहे हैं या नहीं। चलिए, अब मैंने इसमें एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन के लिए 2 एग्जाम्पल्स और डाले हैं, ठीक है, उनको भी रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। A contractor made an agreement with Sonu to construct the ground floor and the first floor of his house, ठीक है। तो सोनू के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि उसका घर 2 फ्लोर में कंस्ट्रक्ट करेगा वो, ठीक है। आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्राउंड फ्लोर वाज कंप्लीटेड, सोनू डिसाइडेड नॉट टू कंटिन्यू विद द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट होने के बाद सोनू ने क्या डिसाइड किया कि अब वो फर्स्ट फ्लोर नहीं बनवाना चाहता। द कॉन्ट्रैक्टर डिमांडेड रेम्यूनरेशन फॉर द कंप्लीटेड वर्क, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर ने क्या बोला कि ठीक है आप फर्स्ट फ्लोर मत बनवाओ, मुझे सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनवाने का पैसा दे दो। द कोर्ट हेल्ड दैट सिंस द प्रोजेक्ट वाज डिविजिबल एंड ऑल्सो since it was a breach of contract by Sonu and not the contractor,
he should be paid his dues for completion of the work performed by him under quantum merit. ठीक है, तो कोर्ट में जब उसने क्लेम किया कॉन्ट्रैक्टर ने, तो उस सोनू को बोला गया कि आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्टर के जितना उसने काम किया है उतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पहली बात तो आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, ठीक है, कि आपने कॉन्ट्रैक्ट बीच में कैंसिल कर दिया, ठीक है, काम कंप्लीट नहीं हो उसके पहले ही, प्लस कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल था, ठीक है। तो दो क्लॉजेस जो हमने 5 कंडीशंस डिस्कस करी है उसमें से 2 कंडीशंस इसमें सूट हो रही हैं। तो इस वजह से सोनू को कॉन्ट्रैक्टर को जितने जितना काम कंप्लीट हुआ है उतने के पैसे देने पड़े, ठीक है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर मेड एन अग्रीमेंट विथ मोनू who was सोनूज ब्रदर टू कंप्लीट द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस, ठीक है। अब उस किसी और कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, मोनू के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, जो कि सोनू का भाई है, और जो ग्राउंड फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया गया था और फर्स्ट फ्लोर कैंसिल कर दिया था, उसके फर्स्ट फ्लोर को कंस्ट्रक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट उसने किया। Before completing it, he decides to quit and not complete the work, although a sizable amount had been done, ठीक है। बट क्या हुआ, काम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था, उसके पहले ही उसने क्विट कर दिया मोनू ने, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्टर sued फॉर रेम्यूनरेशन, कॉन्ट्रैक्टर ने उनको उनके अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल किया फॉर रेम्यूनरेशन कि पैसा मुझे दो। द कोर्ट कैन नॉट गिव रिलीफ टू द कॉन्ट्रैक्टर बिकॉज द वर्क वॉज इंडिविजिबल। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर ने मोनो ने नहीं, सॉरी, कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और बोला कि मैं अब आगे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, आप मुझे इतने का ही पैसा दे दो, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्टर को पैसे नहीं देंगे कोर्ट, क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में वर्क इनडिविजिबल था, ठीक है। अगर एक फ्लोर कंप्लीट है और दूसरा फ्लोर कंप्लीट नहीं हुआ है, वो काम डिविजिबल है, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। बट एक ही फ्लोर का कंस्ट्रक्शन आधा किया गया और आधा छोड़ दिया गया, ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट अगर कंप्लीट किया जाए पर पूरी तरह से ना किया जाए ना, तो हमने देखा था 5th सिचुएशन यही थी कि अगर इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली परफॉर्म बट बैडली और डिफेक्टिवली, ऐसी यही सिचुएशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए कोर्ट ने उसको पैसा नहीं दिलवाया। एंड हाफ वे ही लेफ्ट सोनू एंड मोनू इन अ लर्च, मतलब बीच में उसके घर को, कंस्ट्रक्शन को छोड़ दिया उसने। नो क्लेम कैन बी अलाउड बिकॉज देयर वाज नो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड प्रॉमिस टू पे फॉर द वर्क विच इज हाफ डन, ठीक है। तो आधे किए गए काम के लिए कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई, ठीक है। अब ये बताइए कि यहाँ तक सबको समझ में आया है, क्योंकि अब हम मूव ऑन करेंगे सेकेंड टॉपिक पे। यस मैम। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ूं? यस मैम। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इस यूनिट का, वो है इंडेमनिटी एंड गारंटी, ठीक है। तो इंडेमनिटी क्या होती है, सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे, ओके। व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? The Indian Contract Act 1872 provides for certain special type of contracts. These are contracts of indemnity, guarantee, bailment, and agency. The meaning of indemnity is to make good the loss that another has suffered, or in other words, to compensate the party who has suffered a loss. Section 124 of the Act defines a contract of indemnity as
a contract by which one party promises to save other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person. ठीक है? Basically what we are talking about here is कि indemnity contract एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉमिस करता है कि अगर तुम्हें किसी XYZ सिचुएशन में कोई लॉस हो जाता है तो उसकी भरपाई मैं करूँगा. ठीक है? अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, तब आपको ये बात समझ में आएगी. नीलम टेक्स अ लोन ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम अतुल. ठीक है? केस क्या है कि नीलम ने अतुल से 2 लाख रुपए उधार लिए, लोन लिए. ठीक है? थर्ड एक पार्टी है अक्षय. ठीक है? अक्षय मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद नीलम टू इंडेमनिफाई हर अगेंस्ट एनी प्रोसीडिंग with respect to the loan which Atul may take against her. अक्षय ने इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट किया नीलम के साथ कि जो पैसा तुमने अतुल से एज लोन लिया है उसे वापस करने में अगर तुम्हारे को कोई दिक्कत होती है या कोई नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई मैं करूँगा. ठीक है? अब इस सिचुएशन में अब क्यों है क्या है ये हम नहीं देखेंगे, हम अभी सिर्फ ये समझेंगे कि क्या क्या पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट में और एक्चुअल में क्या हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट में. ठीक है? तो इतनी बात समझ लीजिए. नीलम को अक्षय ने प्रॉमिस किया है कि अगर तुम्हें वो लोन लेने की वजह से कोई नुकसान होता है या अतुल की वजह से कोई नुकसान होता है तो वो भरपाई मैं करूँगा. ठीक है? ये बात बोली अक्षय. This is a contract of indemnity. In this illustration, Akshay is the indemnifier. तो जिसने प्रॉमिस किया है कि भरपाई करेगा वो हो गया कौन? इंडेमनिफायर. ओके? एंड नीलम इज द इंडेमनिफाइड. ठीक है? तो दो पार्टीज होती हैं, एक इंडेमनिफायर और एक इंडेमनिफाइड. जो नुकसान भरेगा वो इंडेमनिफायर और जिसका नुकसान भरा जाएगा वो हो गई इंडेमनिफाइड. ठीक है? इसको इंडेमनिटी होल्डर भी बोलते हैं. ओके? अ पर्सन who makes a promise to make good the loss is called the promiser or the indemnifier. Okay? And the promisee or the person whose loss is to be recovered is the indemnity holder or the person who is indemnified. ठीक है? इतनी बात समझ में आई सबको? यस मैम. दो पार्टीज होती हैं, एक इंडेमनिफायर एक इंडेमनिफाइड, या इंडेमनिफाइड को हम इंडेमनिटी होल्डर भी बोलते हैं. यस मैम. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. क्या क्या चीजें एक इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट होनी चाहिए उसके वैलिड होने के लिए? The following are the essentials of a valid contract of indemnity. First, contract of indemnity must be between two parties, the indemnifier and the indemnity holder or indemnified. ठीक है? ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि दो पार्टीज होती हैं, इंडेमनिफायर और इंडेमनिफाइड. सेकेंड, a contract of indemnity should contain an offer, a consideration, the free consent between parties, the competency of both parties, and legality of object to become a valid contract. ठीक है? तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बनने के लिए उसमें सबसे पहले तो एक ऑफर होना चाहिए कि आई ऑफर यू माई हेल्प. ठीक है? कि आपके साथ जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई मैं करूँगा. ठीक है? तो दिस इज एन ऑफर बाय फ्री कंसेंट. ठीक है?
फ्री कंसेंट मतलब किसी ने फोर्स नहीं किया है, आप अपने मर्जी से प्रॉमिस कर रहे हो सामने वाले को, ठीक है। एंड द कॉम्पिटेंसी ऑफ बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए वैलिड हो, ठीक है। तो ये एक वैलिड, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेगा। प्री कंसेंट, ऑफर एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ बोथ पार्टीज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं एसेंशियल्स का। There should be a promise between two parties whereby one party promises another to save him from any loss suffered by him, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या मेंशन होना चाहिए कि जो प्रॉमिसर है वो दूसरी पार्टी को प्रॉमिस कर रहा है कि अगर आपको कोई लॉस हो जाती है तो वो लॉस मैं रिकवर करूंगा, ठीक है। तभी उसको एक वैलिड इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। नेक्स्ट, the losses may be due to the conduct of the promiser himself or any other person. So जो लॉस, जिस लॉस की भरपाई की बात हो रही है वो प्रॉमिसर की वजह से हो या किसी और की वजह से, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। किसी के भी कारण हो सकता है, बट वो डिस्कस करते हैं कि किन किन रीजन से हुआ लॉस वो रिकवर करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ सिमिलर टू व्हाट एन इंश्योरेंस कंपनी डज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। हमारे साथ मान लो मैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक पॉलिसी परचेज करूं या इंश्योरेंस करवाऊं अपना, तो सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट उसमें भी क्रिएट होता है, ठीक है। सिमिलर सिचुएशन क्रिएट होती है। दे आर प्रॉमिसिंग मी कि मुझे XYZ रीज़न, अब जैसे कई रीजंस का होता है, डैमेज से होता है, जैसे बिजनेसमैन यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ कि आप अगर आपकी शॉप का या आपके बिजनेस का कोई लॉस हो जाता है, मान लो आग लगने की वजह से या चोरी होने की वजह से, ठीक है, कोई बड़ा लॉस हो जाता है तो उसकी भरपाई हम करेंगे, ठीक है ना। तो उसी तरह का कॉन्सेप्ट है यहाँ इंडेमनिटी का। लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ठीक है। तो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मैंने बोला था आप लोगों को रीड करके आने के लिए। कोई बता सकता है क्या होता है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड? नहीं? अरे आप लोगों की क्लास में शायद मैंने नहीं बोला ना। फर्स्ट यूनिट में आप लोगों को एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ाई गई है, ठीक है। तो आई वांट यू ऑल टू रीड इट, ठीक है। उसको पढ़ के आइएगा और कल हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हम यहीं पे रुकते हैं क्योंकि टाइम भी हो रहा है। आई हैव अनदर क्लास आफ्टर दिस, ओके। सो फॉर टुमारो योर होमवर्क इज एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को आप लोग पढ़ के आएंगे, ओनली देन वी विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़, अब हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चंस है? मैम मैम थर्ड पॉइंट समझा दीजिए एक बार। कौन सा, ये वाला? यस मैम। There should be a promise between two parties whereby one party promises another to save him from any losses suffered by him. उस कॉन्ट्रैक्ट में, उस कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस या मेन क्लॉज ये होना चाहिए कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस कर रही है कि तुम्हें अगर कोई लॉस हुआ तो उसको मैं रिकवर करूंगा। दैट्स इट। ओके मैम। ठीक है मैम, हम लोग को नोटबुक भी बनानी है, इसकी नोट्स बनाएंगे। हाँ, नोट्स बनाते जाइए। जैसे जैसे हम डिस्कस करते हैं, रोज जितना पढ़ते हैं उतने पार्ट का आप कॉपी में नोट्स बना लीजिए। जो एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए हैं उन एग्जाम्पल्स को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करके लिख लो, ठीक है।
क्या है, ये सब्जेक्ट बिना एग्जाम्पल्स के आप नहीं समझ सकते और ना ही एग्जाम में आप समझा सकते हो, ठीक है। तो अभी थोड़ा थोड़ा जैसे हम पढ़ रहे हैं उसको साथ ही साथ आप एक्सप्लेन करते जाओगे कॉपी में, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। यस मैम। तो इसको पढ़ लीजिएगा। पीपीटी तो अपलोडेड है ही, मूडल पे आप देख लेना, क्लास प्रेजेंटेशन के नाम से मैंने डाला हुआ है सेकेंड यूनिट में, ठीक है, फर्स्ट में नहीं, मैं सेकेंड यूनिट आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मैम तो हम लोग को एग्जाम्पल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्या मैम एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बिजनेस एग्जाम से में, अब जैसे मान लो एक्सप्लेन इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बोल दिया गया आपको, ठीक है, तो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में आपको एसेंशियल्स भी बताने पड़ेंगे, राइट्स भी बताने पड़ेंगे, आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा इनको, ठीक है। जैसे हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल लिया ना यहाँ पे नीलम वाला, तो इसी तरह हर कॉन्सेप्ट को आपको इसी तरह एक्सप्लेन करना है। तो ओके। बेटर ये होगा कि आप साथ ही साथ कॉपी में नोट करते जाओ, ठीक है, हर एग्जाम्पल, हर टॉपिक में क्या एग्जाम्पल लिया, उसका क्या एक्सप्लेनेशन किया हमने क्लास में, रोज लिख लोगे तो आपको भूलोगे नहीं और बाद में सिर्फ रीड करोगे तो याद आ जाएगा, ठीक है। यस मैम। चलिए, थैंक यू गर्ल्स, वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।